गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम एक और टाइप का न्यूमेरिकल करते हैं, क्योंकि अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए उसमें हर तरीके का न्यूमेरिकल हमने वैसे तो कवर कर लिया है। जैसे हमने कवर किया कि सिंपली सपोर्टेड एंड्स हो तो क्या रहेगा थ्री मोमेंट थ्योरम में। सेकंड हमने कवर किया कि अगर फिक्स्ड एंड होगा तो कैसा क्या वैल्यू निकलेगी। तीसरा सिंकिंग ऑफ सपोर्ट। और एक कपल जो क्वेश्चन इसलिए कराना जरूरी है क्योंकि कपल के फॉर्मूले के हिसाब से अगर आप डायरेक्ट वैल्यू रख दोगे तो हो सकता है क्वेश्चन गलत हो, तो इसके लिए एक क्वेश्चन वो भी ज़रूरी है। तो वो क्वेश्चन कंसिडर करते हैं, तो मेरी पूरी थ्री मोमेंट की वैरायटी जो क्वेश्चनों की आती है वो कवर हो जाएगी। ठीक है, तो आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। दिसंबर 2012 में आया यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर में। क्वेश्चन बोलता है अ कंटिन्यूअस बीम ABC of constant moment of inertia is a simply supported at A, B and C, तीनों सपोर्ट पे सिंपली सपोर्टेड है। फुल स्टॉप। उसके आगे द बीम कैरीज a central point load of 4 kilonewton in span AB and a central clockwise couple of movement 30 kilonewton meter in span BC as shown in figure. Find the support moment. And plot shear force diagram and BMD diagram. तो क्वेश्चन में बोला एक कंटिन्यूअस बीम में सिंपली सपोर्टेड है तीनों एंड पे ABC पे। AB की जो लेंथ फिगर में दी हुई है, AB की दी हुई 10 मीटर और जो BC की लेंथ दी है वो दी हुई है 12 मीटर। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। क्वेश्चन अगर पढ़ता हूं तो अ कंटिन्यूअस बीम ABC हैव अ कांस्टेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका मतलब I आपका कांस्टेंट, तो EI इनडायरेक्टली आपका क्वेश्चन में बोल दिया कि कांस्टेंट है। ठीक है, तो EI हर जगह। कांस्टेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ सिंपली सपोर्टेड, मतलब फिक्स नहीं है। कंटिन्यूअस तो किसी भी तरीके का हो सकता है, फिक्स नहीं। सिंपली सपोर्टेड है ABC तीनों में। द बीम कैरीज अ सेंट्रल पॉइंट लोड ऑन स्पान AB स्पान पे सेंट्रल मतलब 10 का आधा, सेंटर मतलब हाफ, तो 10 का आधा कितना हो जाएगा 5 मीटर पे आपका एक पॉइंट लोड लगा जिसकी वैल्यू दी है 4 किलो न्यूटन। ठीक है, अगर ये 10 है ये 5 है तो बचा हुआ भी कितना होगा 5 मीटर। उसके आगे बोला एंड आ सेंट्रल क्लॉकवाइज कपल ऑफ 30 किलो न्यूटन मीटर ऑन स्पान BC। तो सेंट्रल मतलब ये 12 है तो सेंट्रल कितना होगा 6, और कौन सी डायरेक्शन बोल रहा है क्लॉकवाइज। कितना क्वेश्चन दिया हुआ है 30 किलो न्यूटन मीटर का एक कपल दिया, अगर सेंट्रल है तो ये भी हो जाएगा 6 मीटर और अगेन ये भी हो जाएगा 6 मीटर। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या निकालना है अपने को, वही जो पुराना निकालते जा रहा है, मूवमेंट्स निकालना और शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालना। इस क्वेश्चन की मैं बात करता हूं तो क्योंकि ये सिंपली सपोर्टेड एंड है तो MA की वैल्यू 0 होगी, मुझे पता है।
MC की वैल्यू 0 होगी मुझे पता है, MB की वैल्यू मुझे निकालनी है। एक तो ये अननोन है, दूसरा मेरी रिएक्शन निकलेगी RA, RB और RC, ये मेरी रिएक्शन निकलेंगी। तो अननोन की अगर मैं बात करता हूं तो इनडायरेक्टली MB अननोन होगा, इनडायरेक्टली RA, RB एंड RC अननोन रहेगा। 4 अननोन है, 3 होते तो मेरा काम चल जाता है इक्विलिब्रियम कंडीशन से, लेकिन ये कितने अननोन है? 4। और मैंने बोला जितना अननोन मोमेंट होता है उतनी बार थ्री मोमेंट इक्वेशन लगती है, तो एक बार लगनी है, एक बार के लिए 3 सपोर्ट मेरे पास है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इस क्वेश्चन में खास क्या है? कुछ नहीं है, ये तो पॉइंट लोड है, कपल का मेन खेल है। अब खास क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि एक चीज आपकी परेशानी वाली है, वो क्या है वो आपको समझ में आएगी। एक चीज परेशानी वाली इसलिए है कि कपल सेंट्रल में लगा है। अब सेंट्रल में लगा वो तो ठीक है, हमने फॉर्मूले भी पढ़े थे फिक्स्ड एंड मोमेंट के, फ्री एंड बेंडिंग मोमेंट के, वो भी पढ़े थे, और हमने कैलकुलेट करने के लिए भी फॉर्मूले पढ़े थे। तो जब मैं इसके लिए अगर म्यू डायग्राम निकालता हूं तो क्या हो जाएगा वो समझने की कोशिश करना, और म्यू डायग्राम से ही इसका पूरा खेल है। क्या गलती आप करेंगे वो मैं बता रहा हूं। ये आपने बना दिया बेसलाइन। आप बात करें तो मैंने बोला मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, या इसी को बोल दूं फ्री बेंडिंग मोमेंट। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट या फ्री बेंडिंग मोमेंट में अगर ये ABC था, इसका नाम दिया D और इस पॉइंट का नाम दिया E, तो पहला मेरा आ जाएगा MD, और MD क्योंकि पॉइंट लोड है तो वैल्यू हो जाएगी WAB/L। अच्छा, कई जगह WL/4 लगाते हैं, वो कैसे वो समझाता हूं। W अगर ये लेंथ मेरी L थी तो ये हाफ और हाफ है, सेंटर है, तो A की जगह में कुछ और भी रख सकता हूं, A की जगह L/2 रख सकता हूं, B की जगह L/2 रख सकता हूं, बाय L कर सकता हूं। तो कई जगह कई किताब WL/4 लगाएगी तो भी परेशान नहीं होना। अगर सेंटर है, अगर ये लेंथ एग्जांपल के लिए L है तो सेंटर पे ये L/2 पे रहेगा, सेंट्रल के लिए यही कहानी थी। तो आप डायरेक्ट भी वैल्यू रख सकते थे, W की वैल्यू हो गई 4, L की वैल्यू हो गई इधर से, अगर डायरेक्ट लगाना चाह रहा हूं तो L की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आपका 10 किलो न्यूटन मीटर आ गया। अब दूसरा आएगा आपका, क्योंकि कपल है तो राइट और लेफ्ट की बात करेंगे, तो मेरा ME राइट आएगा, और इसके लिए फॉर्मूला लिखा था मैंने, फॉर्मूला लिखा था प्लस म्यू बी बाय एल, है ना। तो राइट के लिए प्लस, म्यू की वैल्यू कितनी दी है 30, बी की वैल्यू देखें तो सेंटर पे ही है, तो 6 डिवाइडेड बाय एल कितना हो गया 12। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 1 जा 6, कैलकुलेटर आपके पास है 6 2 12, तो ये हो गया 15 किलो न्यूटन मीटर पॉजिटिव वैल्यू। और ME लेफ्ट की बात करूंगा तो माइनस म्यू A/L होगा, तो ये हो जाएगा -30 इंटू AB 6 रहेगा, सेंटर है, डिवाइडेड बाय 12, तो ये -15 किलो न्यूटन मीटर हो गया। ये आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है या म्यू डायग्राम है। इस क्वेश्चन में मेरे को इसकी जरूरत पहले ही क्यों पड़ी वो आपको आप समझ में आएगा, वो इसलिए जरूरत पड़ेगी, देखते हैं। जरूरत पड़ने का रीजन बताता हूं। डायग्राम बनाया, फ्री हैंड है तो यहां बेंडिंग मोमेंट 0, यहां बेंडिंग मोमेंट 0, आपका D पॉइंट पे कितना लगा 10, तो आपने ये मान लिया 10, तो ये आपने B पॉइंट पे पॉजिटिव वैल्यू 10 बना दी यहां। उसके बाद आपका कितना लगा है, तो आपका लगा +15, तो 10 से ऊपर +15 यहां और -15 यहां, यही होगा। ऑलवेज राइट वाले से जोड़ते हैं, तो इनिशियल राइट से जोड़ा, कपल के कारण डिक्रीज हुआ, और ये हुआ। ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू आ गई, लेंथ हो गई साहब 6 मीटर, ये आपकी 6 मीटर, लेकिन ये वैल्यू आपकी नेगेटिव है। तो ये है। अब इसमें बेसिकली क्या होगा, ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू थी, तो इस लोडिंग के लिए तो मुझे 6AX/L का तो कुछ ना कुछ फॉर्मूला होगा, तो 6A1X1/L का इसमें तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, वो तो मेरा निकल जाएगा।
लेकिन जैसा ही मैं बात करता हूं 6a2x2 बार अपॉन L की, तो यहां मैं A2 की जब बात करूंगा तो A2 मेरा कितना होगा, एरिया A2। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए बोल दिया A1 है और इसको A2 बोल दिया तो A2 मेरा A1 प्लस A2 होगा। लेकिन समझ के चलो, एक वैल्यू निगेटिव में एक वैल्यू पॉजिटिव में, तो अगर मैं A1 की वैल्यू की बात करता हूं तो A1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, A1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो A1 इक्वल टू 1/2, बेस हो गया इसका 6 और हाइट हो गई +15। और A2 की बात करता हूं तो A2 इक्वल टू होगा 1/2 इंटू 6, लेकिन हाइट हो गई -15। तो अल्टीमेटली A1 और A2 दोनों सेम है, लेकिन एक प्लस में आएगा और एक माइनस में। तो ये हो गया +45, ये हो गया -45। इसका मतलब A2 इक्वल टू +45 -45 इक्वल टू 0। इसका मतलब कि इस केस पे मेरा 6a2x2 बार अपॉन L कितना होगा साहब, वो 0 होगा। इसलिए ये क्वेश्चन में मेरे को दिक्कत आती, नहीं तो हम तो क्या करते, हमने फॉर्मूले में पढ़ लिया था कपल के लिए, हम सीधे लगाते μ3a L² - L², कुछ वैल्यू आ जाती। अगर एग्जांपल के लिए वैसा करते तो मैं लिखता 30 इंटू, अगर फॉर्मूले से बात करता तो 3 इंटू a - 6 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाता, टोटल 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना हो जाता L, तो ये 12। तो इसकी वैल्यू आप -90 लिखते और क्वेश्चन गलत हो जाता, क्योंकि राइट और लेफ्ट के लिए मैंने कपल के लिए पढ़ाया था कि A और B डिस्टेंस पे, लेकिन सेंट्रल कपल में क्या परेशानी आ जाएगी। यही आपका एक कंसेप्ट है, यही आपका एक माइंड चेक होगा, यही आपके कंसेप्ट चेक होंगे। क्योंकि ये वैल्यू तो निकल रही थी आपकी म्यू डायग्राम से, ये जो वैल्यू निकल रही थी आपकी 6a/a की, वो म्यू डायग्राम से निकल रही थी। और जब म्यू डायग्राम आप बनाओगे तो इस केस पे जब म्यू डायग्राम बनाओगे तो एरिया इसका 1/2 बेस इंटू हाइट +15, और यहां वही सेम है लेकिन -15। तो प्लस माइनस जब एरिया करोगे तो A2 0, और A2 0 तो इस फॉर्मूले जब A2 0, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस पे आपका ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी। इसलिए क्वेश्चन मेरा गलत हो सकता है। इसको उतारें, फिर क्वेश्चन आगे सॉल्व करते हैं, वीडियो रोक के आगे चलते हैं इसमें। तो बेसिकली मेन कंसेप्ट, मेन फंडा जो गलत होने की चांसेस है वो केवल आप जब वैल्यू रखते हो तो यहाँ है, इसलिए इसको बताना जरूरी था। ये समझ में आ गया, यहाँ प्लस माइनस का फंडा था सेंट्रल। अगर ये सेंट्रल नहीं होता, कहीं और होता, तो फॉर्मूले आपके पास थे -μ। अगर ये सेंट्रल ना होकर, अगर ये सेंट्रल ना होकर कहीं ए बी में होता तो उस केस में तो आपका फॉर्मूला था -μ3a² - L²/L, और दूसरा था -μ3b² - L²/L। लेकिन ये केवल और केवल एक्सेप्ट करता है जब आपका सेंट्रल कपल ना हो, जब सेंट्रल कपल नहीं हो, लो हिंदी, तभी ये एक्सेप्ट करता है। सेंट्रल कपल में मैंने रीजन बता दिया कि ये 0 होगा, ये कंसेप्ट था, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। एक बार क्वेश्चन में यहाँ 0 बढ़ा दिया, इसको 15 कर दिया, तो लेंथ चेंज कर सकता है। कंसेप्ट में सेंट्रल होगा तो ये जो 6a2x2y वाली वैल्यू है वो 0 आएगी, ये ध्यान रखना है हमें, ये विशेष इस क्वेश्चन में है, इसलिए ये क्वेश्चन कराना जरूरी था, है ना। अब इसको आगे सॉल्व कर देते हैं। अब तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं है, सीधे सीधे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बेसिकली क्या गलती होती वो मैंने आपको समझाया, अब क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं अपन। तो क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ है नहीं, आप देखें अगर हम तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, 2 लाइन का क्वेश्चन, EI कांस्टेंट है, कोई बड़ी बात नहीं। इसमें कंसेप्ट देखा है एक्चुअल, उसमें उसने आपको कंसेप्ट देखना था कि आपके कंसेप्ट कितने क्लियर हैं, कि जो 6a1x1 की वैल्यू आती है वो तो म्यू डायग्राम से आती है, और म्यू डायग्राम में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव सेम वैल्यू का टोटल इसका मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा। यही कंसेप्ट उसको देखना था, उसको ये नहीं देखना कि आपको फॉर्मूला याद है कि नहीं। अगर फॉर्मूला याद होने के बाद भी आप क्या करोगे, क्वेश्चन गलत कराओगे, क्योंकि इसमें वैल्यू रखते हो तो -90 और +90 वैल्यू आ जाएगी, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मेरे ये जो फॉर्मूले ड्राइव होते हैं, ये फॉर्मूले ही ड्राइव होते हैं म्यू डायग्राम से, और म्यू डायग्राम में इसका एरिया A1, इसका एरिया A2, A1 और A2 जब टोटल जोड़ूंगा तो 0 हो जाएगा। तो यहां अपन ने ऐसी बात करी, इसको 30 किलो न्यूटन मीटर बोला, इसको RB बोला, इसको RC बोला, इसको RA बोला, इसको 5 मीटर बोला, इसको 6 मीटर बोला, टोटल 12 था। MC की वैल्यू 0 थी, MA की वैल्यू 0 थी,
एम बी निकालना था। ये क्वेश्चन में अब तो कुछ है ही नहीं, ये कंसेप्ट मेरे को समझाना था। अब देखिए क्वेश्चन तो फटाक से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं थी, जो गलती हो सकती थी वो मैंने आपको समझा दिया कि ये गलती हो सकती थी। इस क्वेश्चन में मेन खास बात यही थी कि जो हम गलती करते वो ये करते और बोलते खुश होके बिल्कुल पेपर में, अरे सर फॉर्मूला तो याद था, -μ3a² -l² ठोक दिया। अरे बब्बा ठोक तो दिया, लेकिन ये कब है? जब सेंट्रल लोडिंग नहीं हो। सेंट्रल लोडिंग होगी तो ये वैल्यू आएगी नहीं, सेंट्रल लोडिंग में कपल की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करना, अब मैंने अप्लाइंग कर दी और ए आई तो मेरा कांस्टेंट था, कोई दिक्कत नहीं है। अब भी क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। मैंने लिखा अप्लाइंग 3 मोमेंट इक्वेशन ऑन स्पान, क्या नाम है, ए बी और बी सी। सिंक नहीं बोला तो क्वेश्चन में कोई बात ही नहीं है। ए बी और बी सी की बात करूंगा तो इंटरमीडिएट बी, तो 2 टाइम्स ऑफ बी, तो एम ए इंटू लेंथ हो गई 10 अपॉन ई आई प्लस 2 एम बी इंटरमीडिएट का 2 टाइम्स, ये लेंथ हो गई 10 अपॉन ई आई प्लस ये लेंथ हो गई 12 अपॉन ई आई प्लस एम सी इंटू ये हो गई 12 अपॉन ई आई माइनस इंटरमीडिएट के ये कौन सा हैंड है, लेफ्ट हैंड है। तो लेफ्ट हैंड पे जाने पे जब मैंने बात करी कि लेफ्ट हैंड पे जाता हूं मैं, लेफ्ट टू राइट जाता हूं, तो पहले कौन आएगा, ए, तो फॉर्मूला होगा WA_L² प्लस बी में क्या है, बी पे कपल है और यहां वैल्यू 0, जो मेरी गलती करता क्वेश्चन वो यही करता। यहां मैं गलती से भी -μ3a² -l² नहीं लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि सेंट्रल कपल है और सेंट्रल कपल में जो मेरे जो ये फॉर्मूले ड्राइव हो रहा है वो केवल और केवल किस पे डिपेंड हो रहे थे, म्यू डायग्राम के एरिया पे। और जब एरिया निकालता हूं तो जब एरिया 0 तो 6a2 x2l की वैल्यू अल्टीमेटली कितनी हो जाएगी, 0। तो यहां गलती होती थी, वो मैंने सही कर दी। ई आई तो कांस्टेंट वहां भेज दो, यहां भी आई आएगा। ई आई तो कांस्टेंट, ई आई मैंने वहां भेज दिया, तो ये हो गया। अच्छा, एम ए की वैल्यू 0 क्योंकि सिंपली सपोर्टेड है, एम सी की वैल्यू 0, अच्छी बात है। ई आई मुझे मालूम है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो अल्टीमेटली ये 0, ये हो गया 10 और 12, 12 दूनी 10 और 12 हो गया 22, तो 2 × 22 MB प्लस ये वाला 0 इक्वल टू माइनस ई आई से आई मेरा कैंसिल हो गया जब ई आई निकाल दिया। W की वैल्यू 5, ए की वैल्यू 5, सॉरी ये 4 दिया है क्वेश्चन में, W की वैल्यू 4, ए की वैल्यू 5, L की वैल्यू 10 का स्क्वायर, ए की वैल्यू 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय L की वैल्यू 5, ए आई मेरा निकल चुका +0। जब मैं इसको सॉल्व कर देता हूं कैलकुलेटर से तो हो जाएगा 4 × 5 ब्रैकेट के अंदर 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। तो ये आपकी वैल्यू आ गई 44 MB इक्वल टू -300। ठीक है, और MB की वैल्यू आ गई कितनी, 300 डिवाइडेड बाय 44, तो MB की वैल्यू आ गई 6.82, वो भी माइनस का किलो न्यूटन मीटर। तो MB मिल गया, MA मिल गया, तो अब क्या निकालना है, रिएक्शन निकालनी है। इस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, दम थी नहीं, दम नहीं थी लेकिन कंसेप्ट था। ये क्वेश्चन मैं कह रहा हूं ना कि पेपर में 2 से 3 बार आया है, कर क्या दिया है, इसको 40 कर दिया, इसको 300 कर दिया, इसको 5 की जगह 4 कर दिया, इसको 6 की जगह 15 कर दिया, 7.5। तो खाली न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करी, कंसेप्ट वही है। क्वेश्चन इसलिए गलत करते हैं अपन जोश में आके कि हमें तो फॉर्मूला याद है, इसलिए हम क्वेश्चन क्या कर देते हैं, यहाँ पे गलत कर देते हैं। गलत हमें नहीं करना है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो MB की वैल्यू मुझे निकालनी है, MB की वैल्यू कितनी आ रही वो चेक कर लो। तो MB की वैल्यू मैंने चेक करी एक बार, यहाँ 5 नहीं ना बेटा 10 है, यही दिक्कत है ना। टोटल लेंथ तो 10 है ना, 5 तो पूरी। तो ये भी ध्यान रखते रहना है कैलकुलेटर चलाते समय, मिस्टेक ना हो। 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10, तो 150 आएगा, आधी वैल्यू हो जाएगी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और 150 डिवाइडेड बाय कितना करना है, 44, तो वैल्यू 3.41। ठीक है साहब, 3.41 आ गई। आगे क्या करना है, रिएक्शन निकालनी है। तो मैंने बोला समीशन ऑफ V इक्वल टू 0, इसका मतलब जितना फोर्स अपवर्ड जा रहा है इक्वल टू जितना फोर्स डाउनवर्ड। तो अपवर्ड जा रहा RA प्लस RB प्लस RC और डाउनवर्ड आ रहा है केवल 4। इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूं,
4 क्यों, बाकी कपल क्यों नहीं, क्योंकि अपन शेयर फोर्स की बात कर रहे हैं ना कि मूवमेंट की। तो ये आ गया। नेक्स्ट स्टेप मेरी क्या हो जाएगी, मूवमेंट ले लूं अबाउट पॉइंट बी। तो मैंने बोला टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट बी। तो बी पॉइंट के अबाउट अगर मैं मोमेंट लेता हूं तो बी पॉइंट के अबाउट मेरा मोमेंट क्या हो जाएगा, जो दिख रहा है बना देता हूं। यहां दिख रहा है आपका आरसी, डिस्टेंस हो गई 12, ये हो गया कपल 30 किलो न्यूटन का क्लॉकवाइज, ये डिस्टेंस यहां से 6 हो गई, यहाँ रिएक्शन आ रही आर बी, मोमेंट आएगा एम बी, यहाँ मोमेंट एम ए जो कि 0, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज नेगेटिव, तो कितना हो गया आर सी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 12, 30 क्लॉकवाइज तो -30 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन नहीं करेंगे, कपल है, खुद ही क्या है ये, खुद ही एक तरीके का मोमेंट है, तो -30 अकेला और कुछ आएगा नहीं, इक्वल टू एम बी। तो आर सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, -30 उधर गया प्लस का 30, और एम बी की वैल्यू कितनी आई, तो एम बी की वैल्यू -3.41, तो एम बी की वैल्यू -3.41 डिवाइडेड बाई 12। इसको मैं सॉल्व कर दूंगा, इसको मैं सॉल्व कर दूंगा तो मेरी वैल्यू निकल जाएगी। इसको जब मैंने सॉल्व किया तो कितनी आ जाएगी, 30 - 3.41, 30 - 3.41 डिवाइडेड बाय 12। तो मेरी आरसी की वैल्यू आ गई, मेरी आरसी की वैल्यू आ गई 2.22 किलो न्यूटन। डायरेक्शन अपवर्ड मानी है, सही है। फिर मैंने बोला बी निकालना, तो कहाँ मोमेंट ले लूं, ए पे, तो मैंने बोला टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, तो मैंने लिखा टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट लेता हूं तो आरसी एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस आरसी इंटू डिस्टेंस हो गई 10 और 12 22, माइनस क्लॉकवाइज कपल है इसलिए 30 इंटू कुछ नहीं क्योंकि किलो न्यूटन मीटर है, फिर आरबी एंटी क्लॉकवाइज तो प्लस आरबी इंटू डिस्टेंस हो गई 10 माइनस 4 इंटू डिस्टेंस हो गई 5 इक्वल टू कहां जूनियर मोमेंट लेना है, एम ए पे, और एम ए का तो 0 आएगा। आरबी फिर कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि एम बी सी जितना आएगा उतने एम बी ए आएगा, इक्विलिब्रियम ऑफ जॉइंट के हिसाब से मोमेंट 0 रहेगा बी पे। तो आरसी की वैल्यू मैंने लिखी 2.22 इंटू 22 माइनस 30 प्लस आरबी निकालना है इंटू 10 माइनस 20 इक्वल टू 0, क्योंकि मोमेंट एट ए पॉइंट 0 कुछ छूटा क्या, नहीं छूटा। तो आरबी निकाल दूं तो 10 आरबी इक्वल टू कितना हो जाएगा, उधर जाएंगी चीजें, तो चीजें उधर जाने पे मेरा हो जाएगा, देखो 20 ये प्लस का है, उधर जाके माइनस का, तो माइनस 2.22 इंटू 20 माइनस का 30 उधर जाके प्लस का 30 माइनस का 20 उधर जाके प्लस का 20। तो साहब ये आ गया 1.16 सॉल्व करके और डिवाइडेड बाय 10 कर दूंगा तो मेरा आरबी जो आएगा, कैलकुलेटर अगर फिक्स है 2 पे तो 0.12 किलो न्यूटन, ये मेरा आरबी, और डायरेक्शन अभी माइनस नहीं आई, इसका मतलब मेरा जो कंसीडर किया था वो सही है। पुट कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो पुट आर ए निकालना, तो पुट आर बी एंड आर सी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वी गेट क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा आर ए प्लस 0.12 प्लस 2.22 इक्वल टू 4। तो आर ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस कर देता हूं, तो 4 माइनस 0.12 माइनस 2.22, तो ये आ गया 1.66, ये आ गया 1.66 किलो न्यूटन। डायरेक्शन आपने फिर बना दी अपवर्ड। तो यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं आगे क्या कर दूं, शेयर फोर्स के लिए कैलकुलेशन कर दूं, तो शेयर फोर्स के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, शेयर फोर्स में तो बहुत आसान सी चीज है, इतने शेयर फोर्स बना दिए तो ये कौन सी बड़ी बात है। तो शेयर फोर्स के लिए जब मैं कैलकुलेशन करता हूं तो शेयर फोर्स के लिए कैलकुलेशन फॉर शेयर फोर्स, सी पॉइंट पे जाऊंगा तो मैंने लिखा एफ सी, और ये जा रहा है अपवर्ड, तो अपवर्ड हो गया माइनस आर सी, और आर सी की वैल्यू कितनी, तो आर सी की वैल्यू -2.2 किलो न्यूटन।
ठीक है। सी के बाद आऊंगा इस ई पॉइंट पे, कोई लेना देना नहीं है, कपल है पर कोई मतलब ही नहीं है। तो मेरा एफ, अगर मैंने इसको नाम दिया था ए बी सी, ये नाम हो गया था डी और ये ई, तो अगर मैं एफ ई निकालता हूं तो एफ ई भी सेम आएगा -2.22 किलो न्यूटन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई अलग से लोडिंग नहीं है और ये कपल है, तो कपल को शेयर फोर्स के लिए कंसिडर नहीं करना। बी पॉइंट पे आऊंगा तो एफ बी पे क्या हो जाएगा, -2.22 पर गया, प्लस नहीं, फिर से ये माइनस कितना, तो आरबी की वैल्यू आई -0.12, तो ये -0.12 और ऊपर गया, कैलकुलेट करूंगा तो कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -2.22 -0.12 तो 2.34, तो ये आ गया -2.34 किलो न्यूटन। कोई दिक्कत नहीं। एफ बी के बाद बात करता हूं मैं एफ डी पे, तो एफ डी पे कितना हो जाएगा, देखो इनडायरेक्टली भी देखोगे तो यहां तक जो वैल्यू आ रही है +4, और वैसे लिखना तो लिख सकते हो, तो आप लिख सकते हो -2.22 ऊपर, फिर 0.12 ये, और प्लस कौन आ गया 4, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.66, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.66, तो ये आ गया 1.66। और आखिरी जब जाऊंगा ए पे, तो ए बराबर आना चाहिए आर ए के, चेक कर लो तो वही आएगा -2.22 -0.12 +4, तो जो वैल्यू ऊपर आ रही थी वही आएगी, तो -2.22 -0.12 +4 तो 1.66, और ये किसके बराबर हो गई, आर ए के बराबर हो गई। इसका मतलब जो मैंने सॉल्व किया था वो सही है, जो मैंने सॉल्व किया था वो सही है। उसके अलावा मैंने क्या निकाला, स्टार्ट में मैंने म्यू डायग्राम के लिए वैल्यू निकाली, तो म्यू डायग्राम में मुझे पता चल गया था कि मेरा जो एम डी आ रहा था, एम डी कितना आ रहा था कैलकुलेट करके, तो एम डी जो मेरा आ रहा था, एम डी मेरी वैल्यू आ रही थी, वो आ रही थी 10 किलो न्यूटन मीटर, 10 किलो न्यूटन मीटर, उसका डायग्राम बना चुका हूं। उसके बाद म्यू ई राइट की वैल्यू आ रही थी +15 किलो न्यूटन मीटर, और म्यू ई लेफ्ट की वैल्यू आ रही थी -15 किलो न्यूटन मीटर। और कैलकुलेटेड बेंडिंग मोमेंट कितना आया, तो कैलकुलेटेड बेंडिंग मोमेंट जो आया वो आया आपका एम बी, और वो आ रहा था -3.41 किलो न्यूटन। ठीक है, तो इसको वीडियो रोक कर उतार लीजिए, तो डायग्राम बनाएंगे, क्वेश्चन खत्म। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, कंसेप्ट था केवल और केवल सेंट्रल लोड का। तो बस अब क्या करना है, डायग्राम बनाना है, डायग्राम बना देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इजी क्वेश्चन था, मेन था कंसेप्ट, एक ही कंसेप्ट चेक करता वो यहाँ पे, और यहीं आपको 0, अगर आप नहीं लिखते तो आगे क्वेश्चन सॉल्व करने का उसका मूड ही नहीं होता, क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ कंसेप्ट का ही नंबर था, और कंसेप्ट अगर 0 आप नहीं लगाते, यहाँ वो म्यू -म्यू इंटू ए इंटू सॉरी -म्यू इंटू 3a² -l² लगा देते तो पिक्चर उलझ जाती। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना था। अब क्या है, डायग्राम बनाना और क्वेश्चन खत्म करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब डायग्राम बनाना, बना देते हैं। तो करना क्या था, शेयर फोर्स डायग्राम बनाना और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना। ये मैंने बनाई बेसलाइन, बेसलाइन के ऊपर पॉजिटिव वैल्यू, नीचे नेगेटिव वैल्यू। तो मेरी एफ सी आ रही -2.22, तो ये आ गया 2.22। मेरा एफ ई भी आ गया 2.22, तो 2.22। मेरा एफ बी आ गया 2.34, तो और नीचे आ जाएगा माइनस का 2.34। उसके बाद मेरा एफ डी आ गया प्लस का 1.66, तो ये आ गया प्लस का 1.66, और एफ ए भी कितना आया, प्लस का 1.66, तो ये 1.66। वैल्यू मिला देता हूं, पहले इनिशियल 0, पॉइंट लोड के कारण वैल्यू डिक्रीज हुई, दोनों के बीच में कुछ नहीं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, दोनों के बीच में कुछ नहीं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। पॉइंट लोड के कारण वैल्यू और डिक्रीज हुई, दोनों के बीच में कुछ नहीं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। फिर पॉइंट लोड के कारण वैल्यू इंक्रीज हो गई, फिर दोनों के बीच में कुछ नहीं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, और ये आखिरी में 0। तो ये आपका हो गया पॉजिटिव, ये आपका हो गया नेगेटिव। इसका सुंदर सा नाम हो गया शेयर फोर्स डायग्राम। अब बनाता हूं मैं इसके नीचे, अब मैं बनाता हूं इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में सबसे पहले बनाऊंगा म्यू डायग्राम, जो मैं पहले भी ऊपर बना चुका है ना, तब भी एक बार बना देता हूं। तो म्यू डायग्राम में मेरी एमडी की वैल्यू +10, तो ये मैंने बना दी +10। उसके बाद एमडी के अलावा एम ई राइट की वैल्यू +15 और लेफ्ट की वैल्यू -15, तो +15 और -15। फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, तो ये 0.0, ये 0.0। पहले राइट से जुड़ता, ये जुड़ गया,
क्योंकि कपल है और कपल की टेंडेंसी होती है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को इंक्रीज या डिक्रीज करना, तो +15 से ये -15 चला गया, मतलब डिक्रीज किया। फिर दोनों के बीच में कुछ नहीं तो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, अगेन दोनों के बीच में कुछ नहीं तो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, दोनों के बीच में कुछ नहीं तो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। ये रेड वाला आपका हो गया म्यू डायग्राम, जो आप हमेशा बना लेते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब बनेगा आपका सेकंड, अब बनेगा आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन चुका। अब बनेगा आपका कैलकुलेटेड बेंडिंग मोमेंट, और उसमें बी की वैल्यू कितनी है, तो उसमें बी की वैल्यू माइनस, और हमने बोला था कि कैलकुलेटेड बेंडिंग मोमेंट वाइस वर्सा होता है नॉर्मल शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के, तो माइनस वैल्यू प्लॉट होगी अबव द बेस लाइन, और कितनी 3.41, तो ये 3.41। और कैसे मिलाना है इसको, इसका सीधा सीधा फंडा है, कैसे मिलाना है इसको, ये 0 है, ये 0 है, ऑलवेज इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन से मिलाना है। ये आपने मिला दिया। हैच करना है पोर्शन, तो हैच करने के लिए पोर्शन हमें पता होना चाहिए। हैच करने के लिए ये +10 था, बहुत अच्छी बात है, ये 3.41 था माइनस का, तो ये माइनस हो गया, और ये +15 है तो ये प्लस हो गया। हैच कर देंगे केवल ऊपर ऊपर वाला पार्ट, अब यहाँ ऐसा कुछ कॉमन नहीं है तो ये नेगेटिव का भी। तो इस तरीके से आपका बनेगा म्यू डायग्राम अगर रेड वाला देखोगे, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर कंपोजिट पूरा देखोगे। तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये डायग्राम मैं पहले भी बना चुका, खाली 3.4 भी नेगेटिव है, तो जब मैं बनाता हूँ कैलकुलेटेड बेंडिंग मोमेंट के लिए तो नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव नीचे, तो 3.41 ऊपर, ये 0 और ये 0, तो ये 0 से 3.41 ऑलवेज इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन से मिलाना है हमेशा कैलकुलेटेड बेंडिंग मोमेंट को। +10 पॉजिटिव था, 3.41 नेगेटिव था, और 15 आपका पॉजिटिव था, तो ये पॉजिटिव को हैच कर दिया, ये नेगेटिव को किया, थ्रू आउट नीचे तक जाएगा क्योंकि ओवरलैप नहीं हो रहा, ओवरलैप यहीं खत्म हो गया इस बेस लाइन पे, और ये 15 पॉजिटिव हो गया। तो ये एक क्वेश्चन था, बहुत आसान था, कुछ नहीं था। मेन इस पे जो नंबर है वो और केवल कंसेप्ट का था, तो वीडियो रोक के डायग्राम बना लें। एक क्वेश्चन आया वो बना देते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाएगी क्या कंसेप्ट और क्या कहानी है। एक आया दिसंबर 15 में क्वेश्चन, दिसंबर 2015 में आपका एक क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है ड्रॉ SFD एंड BMD यूजिंग थ्योरम ऑफ फ्री मोमेंट for beam as shown in figure। फिगर बोल देता तो ज्यादा हमें को वैसे भी टेंशन नहीं है, और AI कुछ नहीं बोलता तो अपन क्या कर देते हैं, उसी को अपन मान लेते हैं कि दिक्कत की बात नहीं, AI कांस्टेंट। तो ये क्वेश्चन है, अब इसमें 0 नहीं ठोक देना क्योंकि ये 2 मीटर और 3 मीटर पे, सेंटर वाले में ही केवल वो 0 आएगा, उसके अलावा 0 नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन में मैं क्या कैसे सॉल्व करना उसके बारे में बात करके इक्वेशन निकाल देता हूं, आगे तो क्वेश्चन आप बना सकते हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या क्या है, सिंक बोला नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, I और 2I दिया हुआ है वो है, और दूसरी एक चीज है फिक्स है। ठीक है, तो फिक्स है तो अच्छी बात है। फिक्स के लिए सबसे पहले यहाँ एक इमेजिनरी स्पान ऐश्वर्या राय को याद कर लूंगा। ठीक है, तो आपके कितने अननोन हैं उसकी जब मैं बात करता हूं, तो इस क्वेश्चन पे अननोन है आपका एक तो मोमेंट रहेगा क्योंकि फिक्स्ड एंड है MA, ये इंटरमीडिएट है इसलिए MB, और ये MC की वैल्यू 0। ठीक है, ये दो वैल्यू आपको निकालनी है। साथ में अननोन आपका यहाँ आएगा RA, साथ में अननोन आएगा RB, साथ में अननोन रिएक्शन आएगी RC। तीसरा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर HA मानता हूं, तो क्वेश्चन में कहीं भी कोई भी हॉरिजॉन्टल लोडिंग नहीं है तो HA तो इनडायरेक्टली आपका 0 होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। MA और MB दो अननोन मूवमेंट है, MA और MB दो अननोन मूवमेंट है, और जितने अननोन मूवमेंट होते हैं उतनी बार 3 मूवमेंट इक्वेशन लगानी पड़ती है। तो पहली बार लग जाएगी अप्लाइंग 3 मूवमेंट थ्योरम
ऑन स्पान। तो क्योंकि मेरा फिक्स था तो फिक्स पे मेरे को क्या लेना पड़ता है, इमेजिनरी स्पान। तो ए डैश ए और ए बी, क्वेश्चन में सिंक बोला नहीं तो दिक्कत की बात ही नहीं है। तो ए डैश ए बी में ए इंटरमीडिएट है तो मैं यहां लगाता हूं एम ए डैश इंटू 0 क्योंकि कोई भी स्पान लेंथ नहीं है, प्लस इंटरमीडिएट हुआ ए तो 2 टाइम्स ऑफ एम ए, इसकी लेंथ हो जाएगी 0, इसकी लेंथ होगी आपकी 6 अपॉन ई आई, ई आई की जगह कितना हो जाएगा 2EI, प्लस आएगा एम बी के लिए हो जाएगा 6 अपॉन 2EI, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, माइनस यहां लोडिंग कुछ नहीं तो इमेजिनरी तो 0, और ये कौन सा एंड हो गया लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड है सॉरी राइट हैंड है, लेकिन इसका फॉर्मूला WL3/4 ही होगा और EI की जगह बेटा कितना आ जाएगा 2EI। ये क्यों आएगा, क्योंकि 2EI दिया है, और लेफ्ट हो या राइट हो UDL के लिए वैल्यू WL3/4 सॉरी WL3/4 ही होती है, तो WL3/4 ही है, EI की जगह 2EI यहां लिख दिया। सिंक है नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो MA डैश तो 0, इसको आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल होके 6MA अपॉन EI, प्लस ये 2 3 जा 6 तो ये 3MB अपॉन EI, यहां से देखता हूं माइनस, मैंने 1 अपॉन EI बाहर निकाल दिया यहां से भी, तो ये हो गया W की वैल्यू हुई 20, L की वैल्यू इस केस में हुई 6 का क्यूब, और जब ये निकाल चुका तो बचेगा 8। EI यहां भी चाहो तो आप EI एक साथ लिख सकते हो, यहां हटा सकते हो, और इस EI से ये EI मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरा 6MA प्लस 3MB इक्वल टू माइनस न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो न्यूमेरिकल वैल्यू लिख देता हूं मैं। तो इस केस में 20 इंटू 6 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा, तो -540 मेरी एक इक्वेशन आ जाएगी, -540 इक्वेशन नंबर 1 मेरी आ जाएगी। इसमें मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेकंड नंबर में चलूंगा तो सेकंड नंबर में मेरा क्या हो जाएगा, कहां लगाना पड़ेगा, A डैश A निकल गया, अब मैं लगाऊंगा A B और C में, तो इंटरमीडिएट कौन होगा B, तो मैंने बोला अप्लाइंग 3 मोमेंट इक्वेशन ऑन स्पान AB एंड BC, इंटरमीडिएट हुआ कौन B, तो फिर से हो जाएगा MA इंटू लेंथ 6 अपॉन 2EI, प्लस इंटरमीडिएट का 2 टाइम्स तो 2 टाइम्स ऑफ MB, लेंथ की बात करूं तो ये हो गया 6 अपॉन E की जगह 2I, प्लस इधर हो जाएगा 5 अपॉन EI, कितना एक ही आई है तो केवल EI, प्लस MC इंटू लेंथ हो जाएगी 5 अपॉन EI, माइनस ऑफ ये हुआ मेरा लेफ्ट हैंड पे UDL, कोई दिक्कत की बात नहीं, WL3/4 EI की जगह कितना आएगा 2EI, प्लस ये कौन सा हुआ राइट, और राइट हुआ तो राइट के हिसाब से कपल की वैल्यू होगी प्लस म्यू इंटू 3B² माइनस L² बाय L, प्लस क्यों, क्योंकि जब मैं राइट से देखता हूं तो ये एंटी क्लॉकवाइज और राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज नेगेटिव, तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा पॉजिटिव, इसलिए प्लस म्यू, तो यहां लिखूंगा म्यू इंटू 3B² माइनस L² बाय L इंटू EI की वैल्यू की बात करता हूं तो EI इस केस पे केवल EI रहेगा, समझ में आ गई। यहां 0 क्यों नहीं, क्योंकि सेंटर नहीं है, सेंटर पे वो वैल्यू आती, यहां तो अलग अलग वैल्यू आएंगी। तो इसको मैं आगे पुट करता हूं, आगे सॉल्व कर देता हूं। तो जब मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, पहले पूरे में से EI निकल जाएगा, तो मैंने 1 अपॉन EI कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। आगे लिखता हूं तो ये 2 3 जा 6 तो 3MA हो जाएगा, इससे भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, प्लस जब मैं यहां से EI कॉमन निकाल रहा हूं तो ये हो गया आपका 2 3 जा 6, 5 और 3 हो गया 8, और 8 2 जा 16 MB हो जाएगा, इससे भी मुझे कोई दिक्कत नहीं। और चूंकि MC सिंपली सपोर्टेड एंड है तो MC वाला हो जाएगा पार्ट 0 माइनस W 1 अपॉन EI यहां से कॉमन निकाल लिया तो W की वैल्यू वही आएगी जो पुरानी आ रही थी, तो W 20 L6 का क्यूब डिवाइडेड बाय 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, प्लस क्यों आया साइन, इसलिए आया
क्योंकि ये क्लॉकवाइज कबल है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाता तो ये माइनस हो जाता, उल्टा वाइज वर्सा चलता। ठीक है, क्योंकि आप लेफ्ट से देख रहे हो तो राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज नेगेटिव, तो लेफ्ट हैंड साइड क्लॉकवाइज पॉजिटिव, इसलिए प्लस म्यू आया। म्यू की वैल्यू कितनी दी है 50 इंटू 3b, ये a हुआ तो ये बचा b पार्ट, तो 3b, तो 3 इंटू बी माने 3 का स्क्वायर, l माने ये स्पान कितना हो गया 3 to 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। ei से ei मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, न्यूमेरिकली सॉल्व कर देता हूं। तो 3ma प्लस 16mb इक्वल टू माइनस ऑफ 20 इंटू 6 का क्यूब डिवाइडेड बाय 8 प्लस 50 इंटू ब्रैकेट के अंदर 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाय 5। 560 ये वैल्यू आ रही, 560 और बाहर माइनस का, तो माइनस का 560 आ रही। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। कहीं को लगेगा सर 540 तो इसी की आ रही थी, ये नया कैसे है? तो भैया जब यहां हो गया 3 3 9 3 27 और माइनस 25, एक बार चेक कर लो तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 10 हो गया, और 10 इंटू 10 में 27 में से 25 तो 2, तो 20 ही तो बढ़ेगा, तो 20 बड़ा सही है वो। अब कैलकुलेटर में मुझे मालूम है इक्वेशन 1 और 2 सॉल्व कर सकता हूं, तो मैंने लिखा सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, वी गेट क्या मिल जाएगा 1 और 2 सॉल्व करेंगे। कैलकुलेटर से मॉड 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 जब तक दबाऊंगा जब तक EQN नहीं आ जाए, EQN के नीचे एक नंबर, तो एक नंबर दबा दूंगा, तो पूछेगा अननोन 2 की 3, तो 2 अननोन है तो 2 दबा दूंगा। A1 पूछा तो A1 मतलब MA के साथ वाली वैल्यू 6 इक्वल टू दबा दिया, B1 पूछा तो 3 इक्वल टू दबा दिया, C1 बोला इक्वल टू किस तरफ माइनस 540, तो माइनस 540 दबा दिया, A2 बोला 3 तो 3 दबा दिया, B2 16 तो 16 दबा के इक्वल टू दबा दिया, C2 माइनस 560 तो माइनस 560 दबा दिया। तो जो मेरा MA की वैल्यू आ रही सॉल्व करके माइनस 80 किलो न्यूटन मीटर आ जाएगी, और एक और बार इक्वल टू दबाऊंगा तो जो मेरी MB की वैल्यू आ रही वो माइनस 20 किलो न्यूटन मीटर आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन में यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, रिएक्शन कैलकुलेट कर दो। मतलब इस क्वेश्चन में दम नहीं थी, केवल और केवल फंडा आपका कपल सेंटर में ना होने के कारण ये वैल्यू आएगी। अगर एक स्पान और होता और मैं राइट लेफ्ट देखता तो फिर ये लेफ्ट होता, और उस केस में माइनस म्यू इंटू 3a स्क्वायर माइनस l स्क्वायर होता, लेकिन आगे स्पान नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए अब क्या करना है, रिएक्शन निकालनी है, तो कैलकुलेशन फॉर रिएक्शन लगा देना। कैलकुलेशन फॉर रिएक्शन, तो रिएक्शन में पहला आपका क्या हो जाएगा, रिएक्शन में आपका सबसे पहले हो जाएगा RA प्लस RB प्लस RC, मतलब समीशन ऑफ B इक्वल टू 0 से डाउनवर्ड आ रहा है। एक तो आपका 20 इंटू डिस्टेंस 6 बस, तो RA प्लस RB प्लस RC इक्वल टू 120, इक्वेशन नंबर 3। किसी को कोई दिक्कत? फिर क्या है, एक बार मोमेंट B पे ले लो, तो टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट B, B के अबाउट क्या आएगा, RC घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो RC इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5, ये मूवमेंट यहां 0 तो लिखने की जरूरत नहीं, कपल घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो माइनस 50 इंटू कुछ नहीं क्योंकि मूवमेंट होता है, इक्वल टू कहां मूवमेंट ले रहा था B पॉइंट पे, तो यहां से RC की वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू पुट करके, तो मेरा जो MB था वो MB आया -20, तो ये -20 इधर का +50 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 5, तो 30 डिवाइडेड बाय 5 तो क्या 6 किलो न्यूटन रिएक्शन आ जाएगी अपवर्ड। चेक कर लो। आधे लोग जब इक्वेशन सॉल्व करते हैं उसके बाद कैलकुलेटर में फिर से मॉड में जाना और एक नंबर दबा देना, नहीं तो पता चला वो A1 A2 की वैल्यू पुट करते रह जाओ। ठीक है, जब ये आ गया अगली बार मोमेंट कहां ले लूंगा, A पॉइंट पे, तो वॉल लिख देता हूं, टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट A के अबाउट लूंगा तो RC इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 और 6 11 माइनस कपल घूम रहा है क्लॉकवाइज तो 50
प्लस आर भी घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज तो प्लस आर बी इंटू 6, ठीक है। ये कपल घूम रहा है, सॉरी यूडीएल घूम रहा है क्लॉकवाइज तो -20 इंटू 6 और कहां एक्ट होगा हाफ पे तो 6/2 और कहां मूवमेंट ले रहा हूं ए पॉइंट पे। इसमें वैल्यू पुट कर देता हूं अगर मैं, तो वैल्यू पुट करने में क्या आ जाएगी वो देख लेता हूं। तो वैल्यू पुट करने में जब जाऊंगा तो आरसी की वैल्यू आई 6, तो मैंने लिखा 6 इंटू 11 -50 प्लस 6 RB, ये 2 से काट दिया 10 तो यह आ जाएगा -360 इक्वल टू MA, और MA की वैल्यू आई थी -80 तो RB की वैल्यू निकल जाएगी कितनी देख लेते हैं। तो RB -80 माइनस का 360 उधर जाएगा तो प्लस का 360, माइनस का 50 उधर जाएगा तो प्लस का 50, और माइनस का 6 इंटू 11 66 उधर जाएगा, प्लस का उधर जाएगा तो -6, ठीक है। तो ये आपका आ गया 264 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आ गई आपकी 44 किलो न्यूटन। RA मिल गया, सॉरी RC मिल गया, RB मिल गया, तो पुट कर दो इक्वेशन नंबर 3 में। जब 3 में पुट करोगे तो RA प्लस RB की जगह 44 और RC की जगह 6 इक्वल टू 120, तो RA इक्वल टू 120 में से 50 माइनस हो गया तो RA इक्वल टू 70 किलो न्यूटन, ये आपका हो जाएगा। अब इसके बाद मेरे ख्याल से क्वेश्चन में कोई दम नहीं बचा। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की वैल्यू पता ही है, म्यू बी बाय एल और म्यू ए बाय एल से निकलेगी, क्लॉकवाइज है तो साइन कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और रिएक्शन निकाल सकते हो। तो इसके बाद क्वेश्चन अब आप एसएफडी और बीएमडी बनाएंगे, रिएक्शन मैंने निकाल के दे दी है तो आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में क्या चेंज हुआ वो समझ में आना चाहिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में आए हुए हैं, है ना, जिसमें कपल सेंटर पे नहीं है, तो इसको उतारिए, फिर अपन एक आध टाइप का और क्वेश्चन इस पे डिस्कस कर लेते हैं, बाकी उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या चेंज होंगे वो बताऊं। तो ये उतार लिया होगा, आगे इसको खाली आपको एसएफडी बीएमडी जब रिएक्शन निकल गई तो वो निकल जाएगा, 2 लाइन का काम है ना। और इसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी आपको मालूम है, एमएमबी की वैल्यू मालूम है तो बना सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको बनाएंगे। मिटा दो। अब इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कुछ नया नहीं होता है, वो है ही। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि और क्या आ सकता है या कुछ नहीं बन सकता तो वो आप एक बार डिस्कस कर सकते हैं। बाकी अगर मैं बोलूं कि इसके अलावा क्वेश्चन तो नहीं आए, क्योंकि मैं जितने क्वेश्चन कराता हूं आपको मैक्सिमम टाइम आपके पुराने क्वेश्चन पेपर देख के ही कराता हूं, तो उससे आपका कम से कम एटलीस्ट ये पता चल जाता है कि हाँ किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। दिसंबर 2016 पे एक क्वेश्चन और आया है, उसको छोटा सा नॉर्मली डिस्कस कर लेता हूं, आगे तो कुछ करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। क्यों करा रहा हूं वो भी बताता हूं। क्वेश्चन था एनालिसिस द बीम शोन इन फिगर, ठीक है। एनालिसिस करना है मतलब वही एसएफडी बीएमडी सब बनाना है, अगर 3 मोमेंट थ्योरम है। इस बार फिक्स्ड उल्टी साइड कर दिया, इसलिए बता रहा हूं कि आप बोलो नहीं तो अरे सर ये क्या था, ये तो हमने देखा ही नहीं। तो आपको मालूम होना चाहिए, गलती नहीं हो एग्जाम में, वो मेरा आपका मेन पढ़ाने का कंसेप्ट होना चाहिए। बच्चा आराम से इजीली अच्छे नंबर ले आए, प्लस कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो मैं दोनों चीजें लेके चलता हूं, कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करता हूं, ताकि जब आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ऑब्जेक्टिव में तो इतना भारी नहीं आएगा, लेकिन जब सब्जेक्टिव किसी एग्जाम में होता है तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन देगा तो तुरंत में आपके अगर कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और वो कब, जब आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, बेसिक क्लियर होने चाहिए, तब जाके किसी सब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने को नहीं आएगा। लेकिन किसी क्वेश्चन पेपर में जिसमें सब्जेक्टिव भी है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें जरूर इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है ABCD, इसको मैंने मान लिया यहाँ E, इसको मान लिया F, इसको मान लिया G। तो वैसे तो इस क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं है, यहां MB की वैल्यू 0 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहां सपोर्ट नहीं है, तो अल्टीमेटली ये चेंज होगा। कपल में UDL लगा था, इसलिए और बताने की मैंने कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि पॉइंट लोड तो आपको मालूम है।
तो ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा बेटा कैसे, ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से, एम बी यहाँ रिएक्शन आएगी, यहाँ सॉरी आर बी रिएक्शन आएगी, यहाँ आर सी रिएक्शन आएगी, यहाँ आर डी रिएक्शन आएगी, यहाँ यूडीएल की कोई दिक्कत की बात नहीं है, 25 किलो न्यूटन पर मीटर हो जाएगा, ये 2i दिया हो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, लेंथ 8 मीटर है ये भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ एक पॉइंट ई मैंने कंसीडर किया, यहाँ मेरा चूंकि डबल लोडिंग है तो ये 60 किलो न्यूटन, ये मेरी डबल लोडिंग का 40 किलो न्यूटन, ये मेरी डिस्टेंस हो गई 2 मीटर, ये डिस्टेंस मेरी 3 मीटर और ये डिस्टेंस मेरी 1 मीटर, टोटल करूंगा 3 2 5 और एक 6 मीटर, आई की वैल्यू आई दी हुई है। क्या नया आएगा इस क्वेश्चन में? सर नया आएगा ये जो यूडीएल है वो एक्ट करेगा कपल, क्योंकि यहाँ कोई सपोर्ट नहीं है, तो ये आपका एक्ट करेगा इस बी पॉइंट पे। और कैसे करेगा? सर ये तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा, तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, कितनी वैल्यू आएगी? सर एंटी क्लॉकवाइज साइन बना दिया तो माइनस प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, 1 इंटू कितनी डिस्टेंस पे लगा सर? 1.6, और कहाँ एक्ट होता है? आधे पे, तो सर इसका इंपैक्ट जो आएगा वो आएगा 1 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाय 2। ये चीज आपको नहीं मालूम थी इसलिए बताई। तो अब इस केस में अगर मैं MB की वैल्यू लिखना चाह रहा हूं तो अब मेरा स्पान पूरा की पूरा लेफ्ट हैंड साइड है और मुझे मालूम है लेफ्ट हैंड साइड क्लॉकवाइज नेगेटिव, लेफ्ट हैंड साइड क्लॉकवाइज नेगेटिव, सॉरी राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज नेगेटिव, तो लेफ्ट हैंड साइड क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। LCP भी लिखवाया था अगर ध्यान हो, नहीं भी है तो राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज नेगेटिव तो राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज पॉजिटिव, लेकिन ये तो आपका एंटी क्लॉकवाइज है तो राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। यहां उल्टा हो जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड जब राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज नेगेटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड क्लॉकवाइज पॉजिटिव होगा और एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो इस केस पे माइनस 1 इंटू 1.6 इंटू 1.6 बाई 2 ये मोमेंट की वैल्यू आएगी। तो ये थोड़ा सा यहां नया था क्योंकि कपल लगा था इसलिए बताना जरूरी था। माइनस क्यों आया? क्योंकि इस बार स्पान को मैं एनालिसिस कर रहा हूं लेफ्ट से, लेफ्ट हैंड साइड क्लॉकवाइज पॉजिटिव तो एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, और यहां जो मूवमेंट आएगा वो मूवमेंट आएगा सर माइनस 1.28 किलो न्यूटन मीटर। उसके अलावा कुछ नहीं है। डबल लोडिंग का कंसेप्ट समझाया था, डबल लोडिंग का कंसेप्ट समझाया था, कोई दिक्कत की बात नहीं है और आपका आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। MB है, यहां MB की वैल्यू आपको पता चल गई, MC अननोन रहेगा और MD अननोन रहेगा। दो अननोन है जब MC और MD, तो 3 मोमेंट इक्वेशन भी कितनी बार लगेगी? 2 बार लगेगी। तो अब इस क्वेश्चन को ट्राई करना, कोई बड़ी बात नहीं है, इजीली हो जाएगा। तो 3 मोमेंट थ्योरम में इसी तरीके के न्यूमेरिकल आए हैं। एक बार मैं फिर से पूरी बात कर लेता हूं कि 3 मोमेंट थ्योरम क्वेश्चन करने ही क्यों पड़े, क्या जरूरत थी। तो मैंने बोला कि बेसिकली हमने जो सोम और मैकेनिक्स में पढ़ा था वो डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर थे। हमने डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर के बारे में बात करी थी, तो मैंने बोला था ऐसा स्ट्रक्चर जिसको केवल और केवल इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब समीशन ऑफ V इक्वल टू 0, समीशन ऑफ H इक्वल टू 0, समीशन ऑफ M इक्वल टू 0 अबाउट एनी पॉइंट से अगर सॉल्व करता हूं और जो भी अननोन है वो निकल जाते हैं, तो ऐसे स्ट्रक्चर को बोलता हूं डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर, जो कि मैंने सोम और मैकेनिक्स में पढ़े थे। टॉस में हमने इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर पढ़ना है, तो ऐसा स्ट्रक्चर जिसपे केवल और केवल इक्विलिब्रियम कंडीशन से सॉल्व नहीं हो पाए, अननोन नहीं निकल पाए, ऐसे केस में ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर। उस इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए 2 तरीके से एनालिसिस होती थी, है ना। उस एनालिसिस का एक पार्ट है 3 मोमेंट थ्योरम, उसको मैंने यूज किया। 3 मोमेंट थ्योरम कहां से ड्राइव हुई? कैप-लॉरेंस थ्योरम से ड्राइव हुई। कैप-लॉरेंस थ्योरम के हिसाब से मैंने बोला कि उसको एक पार्ट बना दिया। उसमें एक सबसे मेन चीज ये है कि जब भी मैं 3 मोमेंट थ्योरम लगाऊंगा तो जो मेरा इंटरमीडिएट सपोर्ट होगा उस पर 2 तरीके से मूवमेंट आएंगे। सपोज इसके लिए बात करूं तो यहां और यहां, इसलिए जो भी इंटरमीडिएट सपोर्ट होगा वहां मूवमेंट 2 तरीके, इसलिए 2 टाइम्स ऑफ मूवमेंट हमेशा करते हैं। उसके बाद मैंने इसी में एक और चीज बोली कि अगर फिक्स होगा तो फिक्स होने पे क्या होगा। मैंने बोला फिक्स होने पे क्या होगा सर, एक इमेजिनरी सपोर्ट मुझे बढ़ाना पड़ता है, तो इमेजिनरी सपोर्ट मैंने बढ़ा दिया। कितनी लेंथ का? 0 लेंथ का। तो ये वाला कंसेप्ट भी मैंने किया। उसके बाद मैंने बोला कि लोडिंग के कारण अगर मेरे ये सपोर्ट नीचे खिसक जाए, सेटलमेंट हो जाए, सिंक हो जाए, तो उसके लिए 6 डेल्टा अपॉन L वैल्यू आ जाती है सर, वो भी मैंने सॉल्व कर लिया। और क्या हो सकता है सर, कपल सेंटर पे लगता। जब कपल सेंटर पे लगता तो उस केस पे आपका 6AX
अपॉन एल की वैल्यू में ए एरिया था किसका, म्यू डायग्राम का, और सेंट्रल पे जब मैं कपल बनाता हूं तो सेंटर पे एक वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो दूसरी वैल्यू नेगेटिव, और सेम मैग्नीट्यूड क्या आएगी तो ए एरिया 0 हो जाएगा। इसलिए सेंट्रल पे जब भी कपल लगेगा, भले वो क्लॉकवाइज लगे या एंटी क्लॉकवाइज, उस केस पे मेरा जो म्यू डायग्राम का एरिया वो 0 हो जाता है। इसलिए उस स्पान पे जहां पे सेंट्रल कपल लगा है वहां 6ax अपॉन या 6ax बार अपॉन एल की वैल्यू 0 ही रहेगी। तो वो एक कंसेप्ट था। उसके अलावा कभी मोमेंट इस तरीके से हो जाए तो वो है। तो ये 3 मोमेंट थ्योरम था, जो कि अगर आप सिलेबस देखेंगे तो आपका यूनिट 2 इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर में एक मेथड थी, उसी का सेकंड पार्ट था। उसी में अगर अपन बात करते हैं तो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड वो हम ट्राई करेंगे अगली क्लास से, और मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जैसे ही होगी तो आपकी यूनिट नंबर 2 इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर नंबर 1 खत्म हो जाएगी। लेकिन आपका सबसे ज्यादा ये प्रैक्टिस करना इसलिए जरूरी है कि एसएफडी बीएमडी आप पहले पढ़ चुके हो। कॉलेज में जब आपको पढ़ाएंगे तो बोलेंगे एसएफडी बीएमडी बना लेना, लेकिन आपने उस टाइम क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, इसलिए मैंने स्टार्ट से बेसिक बात करी थी। इसलिए जिसने भी अभी तक क्लासें नहीं देखी हो, पुरानी बेसिक एसएफडी बीएमडी को स्किप मत करना, टाइप्स ऑफ लोड को स्किप मत करना। जिसको आता है वो समझ के चलना कि ठीक है रिवीजन कर रहा हूं, जिसको थोड़ा बहुत आता है वो शर्माना नहीं, उसको पूरा देखना। जब बेसिक क्लियर हो जाएंगे एसएफडी बीएमडी बनाने के, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ सपोर्ट, ये मैं समझना कि यार ये तो सब पढ़ चुके तो रिवीजन जैसा मान के स्किप करके देख लेना, लेकिन देखना जरूर। हो सकता है कुछ नई चीजें मिले, कुछ नया कंसेप्ट मिले, उसी की हेल्प से एसएफडी बीएमडी बना, उसी की हेल्प से इतने बड़े न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर ले रहे हैं। अगर बेसिक नहीं बनता तो हमें कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, तो थैंक यू आज के लिए। नेक्स्ट क्लास में इसी का सेकंड पार्ट मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड चालू करें। थैंक यू।